इटली के एकीकरण से पहले 19वीं सदी के शुरुआत में, थी ना, इटली छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। लगभग छोटे बड़े राज्य मिलाकर 300 था। इटली कमजोर और असुरक्षित था। बाहरी ताकत आकर इस पर आक्रमण करते थे। जैसे एक सिंपल सा बात बता रहे हैं, जैसे हम कमजोर हैं, हमारे अगल बगल जो दुकान कमजोर है, बाहर कोई आ रहा है, कोई उसको एक थप दे दिया चला गया, कोई उसको एक थप दे दिया चला गया, कभी हमको एक थप दिया चला गया, हम लोग क्या करेंगे ना, कि यदि बाहर वाला ताकत मजबूत है, आपस में हम लोग मिलकर और उसका सामना करेंगे। तो वो ही महसूस हो रहा था, यदि आपस में हम लोग मिल जाते हैं, है ना, तो जो बाहरी ताकत है उससे हम लड़ सकते हैं। विदेशी शक्तियों का क्या था, दबदबा था। जो अलग अलग राजा था, विदेशी शक्ति था, वहां पर अलग अलग मुद्रा चलाता था, टैक्स लगाता था, व्यापार में दिक्कत होता था। जैसे यहाँ का सामान वहां जा रहा है तो टैक्स लगेगा राजा के, हमारे राज्य में आ रहा था, हमको भी कुछ कमीशन चाहिए, पैसा चाहिए, है ना। जब एक राज्य दूसरे राज्य तीसरा राज्य में बीच में होता था तो दाम और बढ़ जाता था। मान लीजिए हम यहाँ पे इस क्षेत्र में, मान लीजिए इस क्षेत्र में हम क्या किए हैं, गेहूं उत्पादन है, गेहूं, मान लीजिए कि इस क्षेत्र में हम गेहूं को उत्पादन किए हैं, ठीक ना, यहाँ सबके यहाँ गेहूं है, बगल जो राज्य चावल उत्पादन करता है, तो यहाँ हमको गेहूं बेचना है। तब जब इस क्षेत्र में ले जाएंगे तो वहाँ का राजा क्या करेगा, टैक्स लगा देगा, है ना, कि कितना में बेच रहा है, 10 रुपया में, तो 2 रुपया हमको भी दो, तो महंगाई क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो जो जनता था इस बात को धीरे धीरे समझने लगा था, क्योंकि राष्ट्रवाद का जन्म हो गया था, है ना। एक और बात, जितना भी छोटे छोटे राज थे उसका एक ही संस्कृति था, एक ही परंपरा था, एक ही भाषा था, आपस में जोड़ना आसान था। अलग अलग परंपरा रहता है, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, मतलब तो उसको जोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये सब एक ही तरह के लोग थे, इसलिए वहां जोड़ना क्या था, आसान था। तो नेपोलियन का आक्रमण स्टार्ट था। तो नेपोलियन के सैन्य अभियान, नेपोलियन का सैन्य अभियान कहाँ पहुंचा, इटली, ठीक ना, जिसमें इटली पहुंचा। तो इटली पहुंचा, उसने क्या किया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब वह ना जानते हुए भी, ठीक ना, वो नहीं चाहता था कि एकीकरण हो, वो अपना काम कर रहा था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इटली का एकीकरण भी कर दिया, ठीक ना। तो नव जागरण को फैलाया और एकीकरण का भी काम कर दिया। जहां जो कब्जा किया तो उसको 3 भागों में बांटा, ठीक ना, जो छोटा छोटा राज्य था उसको मिला के और 3 राज्य बना दिया बड़ा बड़ा। पहला क्या था, सिसपाइन गणराज्य, दूसरा था ना लिगुलियन, और उसका बाद था ट्रांसपेडियन। यहाँ क्या हो गया कि व्यापार करने में, लोग आने जाने में, यातायात में सुविधा होने लगा, टैक्स बहुत कम हो गया, एक संस्कृति था, है ना। तो इस लोगों को और क्या हो गया, जागृति हुई, लोग समझ रहे थे कि हम लोग यदि एकजुट हो जाते हैं तो जो महंगाई है, व्यापार करने में सुविधा हो रहा है, जो टैक्स की मार है वह कम हो जाएगा, है ना। लेकिन 1814 में नेपोलियन का अंत हो गया। वहां पे 1815 में क्या हो गया कि ना, वियना सम्मेलन हुआ था। अब वियना सम्मेलन में पुनः उसी दोबारा से यूरोप में पुरानी या पुरातन व्यवस्था को लागू किया जा रहा था, है ना। तो इसे लागू करने के लिए पिडमोंट और सार्डिनिया को एकीकरण कर दिया गया। सार्डिनिया है, पिडमोंट है, और दोनों की एक कर दिया गया, मतलब जो भी राजा बनेगा तो दोनों को संभालेगा। और उसके बाद अन्य राज्य को छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया गया। लंबार्डी और वेनिस किसको दे दिया गया, ऑस्ट्रिया साम्राज्य को दे दिया गया, मतलब मेटरनिख के हाथ में चला गया, है ना, लंबार्डी और वेनेशिया। लंबार्डी का राजधानी कहाँ रखा गया, मिलान, और वेनेशिया का राजधानी कहाँ था, वेनिस। उसके बाद, है ना, परमा, मेडान, टस्किन, है ना, परमा, मेडान और टस्किन, ये सब भाग ऑस्ट्रिया का ही अधीन में था, मतलब ऑस्ट्रिया देश के अधीन में था, ठीक ना। लेकिन जो था लामडी और वेनिस किसके हाथों में था, ऑस्ट्रिया साम्राज्य के हाथों में था। और बाकी सब जो वहाँ का राजशाही परिवार था, किसी बेटा को, बहू को, ये सबको सौंप दिया गया, ठीक ना। तो वहाँ से जो टैक्स आएगा, वहाँ से जो पैसा आएगा, इसका तुम लोग खर्च करो। ये जो क्षेत्र था ये औद्योगिक क्षेत्र था, है ना। तो देखिए जो परमा था, डचेस मेरी लूसा को सौंप दिया गया, ये नेपोलियन की पत्नी थी। उसके बाद है मेडाना, मेडाना जो क्षेत्र था ऑस्ट्रिया के राजकुमार को सौंप दिया गया। टस्कनी, तो हेबर्सबर्ग राजशाही परिवार को सौंप दिया गया। मतलब यहाँ तक जो क्षेत्र था पूरा, थी ना, वो किसके अधीन में चला गया था, तो ऑस्ट्रिया के अधीन में। ये उत्तरी भाग है। अब देखिए आते हैं सार्डिनिया, पिडमोंट, है ना, और नाइस।
तो वो किसको दे दिया, इमेनुअल प्रथम को दे दिया गया, ठीक ना। वहां वापस से राजसहित एक राजा को सौंप दिया गया, ठीक ना, सार्डिनिया और पिडमाउंट सौंप दिया गया। और यहाँ का राजधानी था ट्यूनिया था, पिडमाउंट में, ठीक ना। और जो सार्डिनिया का है तो द्वीप है, मतलब महासागर पे है, तो ये इसको किसको सौंप दिया गया, इनेमुअल प्रथम को। किंगडम ऑफ द टू सिसिली, ठीक ना, देखिए ये भी सिसिली है और सिसिली द्वीप है, कि पूरा क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सिसिली और सिसिली द्वीप किसको सौंपा गया ना, तो बोर्बन वंश को। ये बहुत ही पिछड़ा जगह है, विकास बहुत कम हुआ था, वहाँ उद्योग क्षेत्र नहीं था, लेकिन जनसंख्या यहाँ बहुत ज़्यादा था, ठीक ना। और जो यहाँ का राजा था उसका प्रमुख क्षेत्र कौन था, नेपल्स, नेपल्स के पास रहते थे यहाँ पे। और उसके बाद बात करते हैं नेपाल स्टेट, ठीक ना, गलत बोला गया है, इसको आप लोग सौंप दिया गया, ये देखिए नेपाल स्टेट है, ठीक ना, ये किसको सौंप दिया गया, पोप को सौंप दिया गया। इसमें कौन कौन आता था, तो रोम, ठीक ना, बोलोनिया, फेरारा, ये सब जो है राज शामिल था। तो ये जो छोटा छोटा आपको टुकड़ा दिखाई दे रहा है बिखरा हुआ, तो इसको आपस में मिलाकर एक देश बनाना है, इटली, ठीक ना। तो इसमें कौन कौन भूमिका निभाए थे, कैसे प्रक्रिया हुआ था, कौन कौन सा युद्ध हुआ था, ये सब बात, इन सभी बातों को यहाँ पे विस्तार में हम लोग समझेंगे, ठीक ना। तो ऊपरला भाग कौन सा है, उत्तरी, तो उत्तरी भाग किसको दे दिया गया, ऑस्ट्रिया को, ये भी समझेगा। जो मध्य भाग था किसको सौंपा गया, तो मध्य भाग सौंपा गया पोप को। जो दक्षिणी भाग था, ठीक ना, किसको सौंपा गया, बोबरिन वंश को। ये जो साइड वाला है, ठीक ना, सार्डिनिया और पिडमाउंट, वो किसको, ठीक ना, इनेमुअल प्रथम को। सार्डिनिया और पिडमाउंट किसको सौंप दिया गया, ठीक ना, इनेमुअल प्रथम को। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इटली में किसका दबदबा था, तो ऑस्ट्रिया का। मध्य भाग में किसका था, नेपल्स राज्य में। ऐसे तो अलग अलग सबको बता दिया है, किसी पूछेगा मध्य भाग में तो पोप का, ठीक ना। और कौन सा है, दक्षिणी भाग जो सिसिली है उस पर किसका कब्जा था, ठीक ना, तो बोर्बन वंश को दे दिया था, बोर्बन वंश को। इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब जो हम बात करेंगे तो इसका एकीकरण का बात करेंगे, ठीक ना, कि कैसे वो सभी को आपस में मिला दिया गया, इसमें कौन कौन लोग भाग लिए। अब पोप चाहता था कि मेरे अधीन क्या हो, इटली का एकीकरण हो, ठीक ना। वो एक धार्मिक दृष्टिकोण से एकीकरण चाहता था, लेकिन वहां का जनता ये नहीं चाहता था। क्योंकि क्यों नहीं चाहता था, यदि धार्मिक दृष्टिकोण से होता, ठीक ना, तो किसका दबदबा था, सभी लोगों को एक जैसा समान अधिकार नहीं मिलता, ठीक ना, समान वर्गों का दबदबा रहता। तो इसलिए, ठीक ना, वहां की जनता चाहते थे कि राजतंत्र लागू हो, धार्मिक दृष्टिकोण लागू नहीं हो। तो इटली के एकीकरण में जो प्रमुख भूमिका निभा रहे थे, जो राष्ट्रवादी थे, तो उसमें 3 लोगों का नाम आता है। पहला है मेजनी, जिसे इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। दूसरा है कावड़, जिसे इटली के एकीकरण का रणनीतिज्ञ भी कहा जाता है या कूटनीतिक भी कहा जा सकता है। तीसरा है गरीबोल्डी, जिसे जिसे इटली के एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत इसी ने किया था। तो अब हम लोग तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि इन लोगों ने क्या क्या किया था। अब बात कर रहे हैं मेजनी के बारे में। अब आगे प्रश्न उठता है कि मेजनी कौन थे, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचार का समर्थक, योग सेनापति, काबनोरी दल का सदस्य, यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक संस्था के संस्थापक भी थे। अब देखिए, काबनोरी दल क्या था, 1820 के आसपास सुधारवादियों द्वारा एक गुप्त दल की स्थापना किया गया था, जो क्या करता था, राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना करना चाह था और इसको एकीकरण करना चाह रहा था ना। तो उसी का क्या थे, सदस्य थे। तो 1830 आते आते इटली, है ना, वहां पे जन आंदोलन आरंभ कर देते हैं और इसको एकीकरण करना चाहते हैं। तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है मेटरनिक, इस आंदोलन को दबा देता है और जो मेजनी है ना, 1830 में इटली को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर पलायन कर जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं। जब युद्ध शांत होता है ना, तो वहां पे क्या करते हैं, यंग इटली की स्थापना करते हैं 1830 में, यंग यूरोप की स्थापना करते हैं 1834 में, ना, दोबारा से। वहां पे क्या करते हैं, वापस आकर इटली में क्या करते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन भड़काते हैं, है ना, लोगों को जागरूक करते हैं।
तो जिसके कारण 1848 में जो मेटरनिख था ऑस्ट्रिया का चांसलर, तो उसको ऑस्ट्रिया छोड़कर भागना पड़ जाता है, ठीक ना। और मेजनी जो था वो अपने नेतृत्व में पूरा इटली का एकीकरण करना चाहता है। एक और राजा था जिसका नाम था चार्ल्स एल्बर्ट, ठीक ना। कहाँ का राजा था? तो सार्डिनिया पिडमाउंट का 1848 में। और उससे पहले, ठीक ना, ये भी अपने नेतृत्व में पूरा इटली का एकीकरण करना चाहता है। और था एक और था पेपल राज, ठीक ना, तो ये भी इटली का एकीकरण करना चाहता है, पूरा इटली को धर्म राज बनाना चाहता है, मतलब धर्म के अनुसार देश को चलाना चाहता है। ये लोग आपस में क्या कहती ना टकरा जाता है, सफलता हाथ नहीं मिलता है, ठीक ना। मेजनी दोबारा से इटली को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक ना, वहां से पलायन कर जाते हैं। एकीकरण नहीं हुआ, लेकिन इटली के लोगों में क्या हो गया, एकीकरण की, आपस में मिलाने की भावना को जागृत करके मेजनी चले गए। 1848 में चार्ल्स एल्बर्ट के बाद विक्टर इनेमुअल वहां का शासक बनते हैं। वे राष्ट्रवादी विचार का समर्थक थे। अपने प्रधानमंत्री के रूप में काउंट काबुल को नियुक्त करते हैं। तो अब आगे पढ़ेंगे हम लोग काउंट काबुल का। मेजनी का यहाँ तक समाप्त हो चुका है जीवनी।